एक घुमावदार लाल मिट्टी की सड़क गांव की ओर जाती थी, जहां सुबह की हवा बांस के झुरमुटों से सरसराती हुई गुजरती थी, जैसे रात की अधूरी कहानियां सुना रही हो। रोहन धूप से झुलसे बालों और नंगे कीचड़ सने पैरों वाला 12 साल का लड़का सुबह की औस में भीगी बांस की कोंपलों की टोकरी को सावधानी से पकड़े हुए था। उसका हर कदम जंगल के किनारे बसे उस छोटे से गांव की शांत लेकिन संघर्ष भरी जिंदगी की लय से मिल जाता था। रोहन की माँ राधा पत्तों से बनी एक झोपड़ी में लेटी हुई थी। उनकी बीमारी दिन बढ़ती जा रही थी। इतने सालों तक उन्होंने अपने बेटे को पालने के लिए संघर्ष किया था, और अब बेटे की बारी थी कि वह हर दवाई और हर कटोरी दलिया के लिए मेहनत करे। बिना किसी शिकायत के रोहन मुर्गे की बांग से पहले उठता और बांस की कोंपलें तोड़ने के लिए नदी के किनारे के जाने पहचाने रास्ते पर निकल पड़ता, ताकि उन्हें बेचकर चावल और दवा खरीद सके। उस सुबह जब सूरज अभी पहाड़ की चोटी से झांका भी नहीं था, रोहन सूखी नदी के किनारे चल रहा था और उसके हाथ तेजी से नई कोंपलों को तोड़ रहे थे। वह अपने काम में मग्न था कि तभी एक हल्की सी कराह ने उसे चौंका दिया। कुछ ही दूर एक बड़े पेड़ के नीचे सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी महिला भूरे रंग के कपड़ों में लेटी हुई थी। उसकी सांसें कमज़ोर चल रही थीं। बिना एक पल सोचे रोहन ने अपनी टोकरी नीचे रखी और दौड़कर धीरे से उन्हें हिलाया। दादी, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी महिला ने आंखें खोलीं और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। रोहन ने उन्हें बैठने में सहारा दिया। अपनी जेब से एक छोटा रूमाल निकालकर उनका माथा पोंछा। उनके थके हुए चेहरे पर कृतज्ञता की एक चमक देखकर लड़के की चिंता और बढ़ गई। आप यहीं रुकिए, मैं पानी लाता हूँ। यह कहकर वह तेजी से दौड़ा एक डिब्बे में साफ पानी भरकर लाया और सावधानी से उन्हें एक एक घूंट पिलाने लगा। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला को कुछ होश आया और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, शुक्रिया बेटा। रोहन बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपको गांव छोड़ आता हूँ। उस समय सूरज की हल्की किरणें फैलने लगी थीं और घास पर ओस की बूंदें अभी भी थीं। रोहन ने उस बूढ़ी महिला को अपनी पीठ पर लादा और उसके छोटे लेकिन स्थिर कदम कई पहाड़ियों को पार कर गए। जब वे टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचे तो राधा ने अपने बेटे को एक अजनबी के साथ देखकर जल्दी से उन्हें अंदर आने में मदद की और एक पतला तकिया लगा दिया। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस अदरक वाली चाय बनाई। उस साधारण से घर में इंसानियत की गर्माहट एक छोटी सी लौ की तरह फैल गई, जो बीमारी और गरीबी से ठंडे पड़े दिलों को सुकून दे रही थी। रोहन की बनाई हुई खिचड़ी खाने के बाद बूढ़ी महिला सो गई और उनकी सांसें अब ज्यादा स्थिर थीं। राधा उनके पास बैठी, उनके सफ़ेद बालों को धीरे से सहलाते हुए बोलीं, शायद भूख और ठंड से बेहोश हो गई थीं। रोहन ने सिर हिलाया। उसकी आंखें उस झुर्रियों वाले चेहरे से हटी नहीं। उसे नहीं पता था कि वह कौन थीं, कहाँ से आई थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वह उन्हें बहुत पहले से जानता हो। दोपहर में जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा, एक चमचमाती काली कार गांव के मुहाने पर आकर रुकी। सड़क की धूल अभी शांत भी नहीं हुई थी कि दरवाज़ा खुला और सफ़ेद शर्ट और गहरे रंग का वेस्ट कोट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसकी चिंतित आंखें चारों ओर घूमीं और उस छोटी सी झोपड़ी में लेटी बूढ़ी महिला को देखकर थम गईं। मामा! वह चिल्लाता हुआ दौड़ा और अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। गांव के सभी लोग हैरान रह गए। पता चला कि वह बूढ़ी महिला कोई बेघर नहीं थी, बल्कि शहर के एक जाने माने अरबपति श्री विक्रम सिंह की माँ थीं। श्री विक्रम ने बताया कि उनकी माँ पारिवारिक झगड़े के कारण सुबह सुबह घर से निकल गई थीं और पिछले कुछ दिनों से कोई संपर्क नहीं था। पूरा परिवार पागलों की तरह उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी माँ जंगल के बीच में बेहोश पड़ी मिलेंगी और एक गरीब बच्चा उनकी जान बचाएगा।
बूढ़ी महिला ने रोहन की ओर इशारा करते हुए भर्राई आवाज में कहा, इसी लड़के ने मुझे अपनी पीठ पर लाद कर यहाँ पहुंचाया। अगर यह न होता तो मैं वहीं पड़ी रहती। यह सुनकर श्री विक्रम ने रोहन के सामने गहराई से सिर झुकाया और फिर राधा की ओर मुड़े। मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ और रोहन को शहर ले जाऊँ। भले ही कुछ समय के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राधा ने अपने बेटे की ओर देखा और अपने पतले हाथों से रोहन का हाथ पकड़ा। जाओ बेटा, कुछ अच्छा सीख कर आना और गांव लौटकर दूसरों की मदद करना। रोहन ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं और एक नई चमक से भरी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। कार आगे बढ़ गई। रोहन, बूढ़ी महिला और आने वाले अनजाने भविष्य को अपने साथ ले जाकर। जिस दिन से रोहन ने शहर में कदम रखा, वह एक बिल्कुल नई दुनिया में खो गया। गगनचुंबी इमारतें, चकाचौंध रोशनी और गाड़ियों का शोर उसे हैरान कर रहा था। श्री विक्रम, जिन्होंने कभी उसके सामने सिर झुकाया था, ने रोहन और बूढ़ी महिला के लिए एक विशाल हवेली में रहने की व्यवस्था की, जहां नौकर चाकर हर समय मौजूद रहते थे और खाने की मेज किसी शादी की दावत की तरह सजी होती थी। लेकिन रोहन अभी भी शर्मीला था। उसकी आंखें हमेशा बूढ़ी महिला की हर छोटी हरकत पर टिकी रहती थीं। वह अभी भी कमज़ोर थीं, अक्सर आराम करती थीं और जब भी जागती रोहन का हाथ कसकर पकड़ लेती थीं, जैसे अपने छोटे से बचाने वाले को खोने से डरती हों। रोहन के दिल में सब कुछ बहुत अलग था। पत्तों से बनी झोपड़ी से लेकर ऊंची छतों तक, सादी खिचड़ी से लेकर अजीबोगरीब व्यंजनों तक, लड़के ने कई चीज़ों को छूने की हिम्मत नहीं की। वह बस बूढ़ी महिला के पास बैठा रहता और चुपचाप लोगों को बात करते सुनता। श्री विक्रम बहुत दयालु थे, लेकिन घर की हलचल के पीछे रोहन ने अजीब निगाहों और बूढ़ी महिला की बहू मीना नाम की औरत की आधी अधूरी बातों पर ध्यान दिया। एक दिन रसोई में सब्जियां धोने में मदद करते हुए रोहन ने मीना को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अगर वह कुछ महीने और जिंदा रह गई तो बिना हस्ताक्षर वाली वसीयत बेकार हो जाएगी। मैं हर दिन उसकी दवा में थोड़ा थोड़ा जहर मिला रही हूँ, बस कुछ हफ्तों की बात है और काम हो जाएगा। रोहन सन्न रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ इतने कांपे कि सब्जियों की पूरी टोकरी जमीन पर गिर गई। वह चुपचाप वहां से हट गया, यह दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन उसका मन तूफान की तरह बेचैन था। उस पूरी रात वह सो नहीं सका। वह वसीयत शब्द का पूरा मतलब नहीं समझता था, लेकिन वह जानता था कि बूढ़ी महिला, जिसे वह अपनी दादी की तरह सम्मान देता था, के साथ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। अगली सुबह रोहन ने श्री विक्रम को सब कुछ बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो वह रुक गया। दरवाजे की दरार से रोहन ने श्री विक्रम को एक विदेशी आदमी के साथ जोर जोर से बहस करते देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और वह एक फाइल की ओर इशारा कर रहे थे। हमने इसमें लाखों डॉलर का निवेश किया है, क्या आप अपनी बात से मुकरना चाहते हैं? दूसरे आदमी ने गुस्से से कहा। श्री विक्रम ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैंने कभी भी अपनी पुरखों की जमीन बेचने के लिए सहमति नहीं दी। मेरी माँ ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसका मतलब है कि किसी को भी इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। रोहन का दिल जोर से धड़का और उसके दिमाग में बिखरे हुए टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। वह पीछे हट गया, अपने सीने को पकड़े हुए। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने एक टाइम बम पकड़ रखा हो। रोहन जानता था कि अगर उसने कुछ एक सार से नहीं किया तो एक अच्छे इंसान के साथ बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन वह सिर्फ एक गांव का लड़का था। उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? उसे अपने चाचा के पुराने टेप रिकॉर्डर की याद आई, जो उन्होंने उसे विदेशी भाषा सीखने के लिए दिया था। चुपके से रोहन ने उसे अपनी जेब में डाला और रसोई में वापस चला गया। मीना अभी भी फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बात कर रही थी। इस बार डॉक्टर का नाम और खुराक बढ़ाने का तरीका भी साफ साफ बता रही थी।
रोहन की जेब में रिकॉर्डर की लाल बत्ती जल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गले में अटके हुए गोले को निगल लिया। 3 दिन बाद रोहन वह रिकॉर्डिंग उस एकमात्र व्यक्ति के पास ले गया जिस पर उसे भरोसा था, माया दीदी, जो बूढ़ी महिला की निजी नर्स थीं। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया और रिकॉर्डिंग दी। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता भरी हुई थी। माया दीदी सुनकर सन्न रह गईं। फिर उन्होंने रोहन के कंधे पर धीरे से थपथपाया। तुमने सही किया। मैं श्री विक्रम से सावधानी से संपर्क करने का तरीका खोजूंगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। किसी को भी शक न होने देना। उस रात गर्म बैठक में रोहन बूढ़ी महिला के पास बैठा। धीरे धीरे उन्हें पंखा झल रहा था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके माथे पर समय की लकीरों को देखता रहा। उसके अंदर एक खामोश लहर उठ रही थी, डर की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के एहसास की। शायद यह जीवन में पहली बार था जब रोहन को लगा कि वह अब सिर्फ बांस की कोंपलें तोड़ने वाला और अपनी माँ की छाया में छिपने वाला बच्चा नहीं है, बल्कि वह वास्तव में बड़ों की दुनिया में कदम रख चुका है, जहाँ अच्छाई और बुराई एक पतली सी रेखा से अलग होती हैं। माया दीदी ने रोहन से रिकॉर्डिंग लेने के बाद चुपके से उसे श्री विक्रम तक पहुंचा दिया। श्री विक्रम, जो स्वभाव से शांत थे, टेप सुनने के बाद उनका चेहरा बदल गया। उनकी शांत आंखों में अब गुस्सा चमक रहा था, जैसे उन्होंने एक असहनीय सच का पता लगा लिया हो। उन्होंने रोहन को बुलाया और उसे ऐसे गले लगाया जैसे वह उनका कोई अपना हो। तुमने मेरी माँ को एक बार बचाया था और अब यह दूसरी बार है, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा। लेकिन वह यह भी जानते थे कि सिर्फ रिकॉर्डिंग ही काफी नहीं है। पूरी साजिश को उजागर करने के लिए और भी ठोस सबूतों की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप हवेली के लोगों पर नजर रखना और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। माया दीदी को दवा के कमरे और रसोई पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया, जहां मीना सबसे ज्यादा आती जाती थी। इस बीच रोहन बूढ़ी महिला की देखभाल की अपनी दिनचर्या बनाए रखता था। हर सुबह वह उन्हें खिचड़ी खिलाने में मदद करता, अपनी कोमल आवाज में उनसे बातें करता। जब वह बेहोशी में होती तो रोहन अक्सर उनके पास बैठकर बचपन में माँ द्वारा सिखाए गए पाठों को चुपचाप पढ़ता था। रोहन ने देखा कि बूढ़ी महिला कभी कभी होश में रहती थीं, लेकिन कई बार उनकी आंखें धुंधली हो जाती थीं और उनके हाथ पैर हल्के से कांपते थे, जैसे अंदर कुछ गड़बड़ हो। एक दोपहर जब माया दीदी बूढ़ी महिला के लिए दवा तैयार कर रही थीं, रोहन ने देखा कि दवा की शीशी से एक अलग गंध आ रही है। उसने चुपके से दवा का नाम याद कर लिया और स्कूल जाने का बहाना बनाकर पास की एक दवा की दुकान पर पूछने चला गया। दुकानदार ने दवा का नाम देखा और धीरे से कहा, अगर इस दवा की ज्यादा खुराक दी जाए तो यह लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि भ्रम भी पैदा कर सकती है। यह सुनकर रोहन की सांस रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो सब कुछ बहुत बुरा हो सकता है। श्री विक्रम ने अपने एक डॉक्टर दोस्त से अपनी माँ के सभी नुस्खों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए कहा। नतीजा देखकर वह गुस्से से कांप उठे। कुछ ऐसी दवाएं थीं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें इतनी ज़्यादा खुराक में दिया जा रहा था कि एक कमज़ोर बुजुर्ग व्यक्ति पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते थे। उन्होंने तुरंत मीना का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि चुपचाप देखभाल करने वाले को बदल दिया और अपनी माँ को एक निजी क्लिनिक में खून की जांच के लिए ले गए। रात में हल्की पीली रोशनी में रोहन चुपचाप सोती हुई बूढ़ी महिला को देख रहा था। उसने पहले से कहीं ज्यादा एक इंसान की कमजोरी को महसूस किया। उसे नहीं पता था कि उसने जो किया वह काफी था या नहीं, क्या वह बूढ़ी महिला को फिर से बचा पाएगा। लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानता था कि उसे सही बात पर विश्वास करने का कोई पछतावा नहीं था। अगले कुछ दिनों तक रोहन बूढ़ी महिला के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटा। उसने नरम चावल और हल्की सब्जियों का सूप खुद बनाया और एक एक चम्मच उन्हें खिलाया। बूढ़ी महिला की आंखों में
उसके लिए जो स्नेह था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बार उन्होंने रोहन का हाथ कसकर पकड़ा और कुछ फुसफुसाया जो वह ठीक से सुन नहीं सका। बस एक आंसू चुपचाप तकिए पर गिर गया। माया दीदी को भी हवेली में बढ़ता तनाव महसूस हो रहा था। मीना अक्सर खाने के समय गायब रहती। उसका फोन हमेशा पासवर्ड से लॉक रहता और कभी कभी अजीब लोग आते जिनके बारे में वह कुछ नहीं बताती। माया दीदी ने हर दिन हर घंटे घर में होने वाली हर घटना की डायरी लिखना शुरू कर दिया। वह इतनी सावधान थीं कि हर रात अपनी छोटी नोटबुक को गद्दे के नीचे छिपा देती थीं। एक बार मीना के कमरे की सफाई करते समय रोहन ने गलती से एक बिना ताला लगे दराज से एक फाइल झोंकती हुई देखी। कवर पर एक विदेशी निवेश कंपनी की मोहर थी। उत्सुकतावश रोहन ने अपने पुराने फोन से जल्दी से कुछ पन्नों की तस्वीरें खींच लीं और बाद में उन्हें श्री विक्रम को दिखाया। अरबपति ने उस कंपनी का नाम पहचान लिया जिसने पिछले साल उनके पारिवारिक अस्पताल पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस सुराग से श्री विक्रम को दिखाया। विक्रम ने उस कंपनी और मीना के बैंक खाते के बीच की कड़ी का पता लगाना शुरू कर दिया। सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। मीना को उस समूह द्वारा संपत्ति और शेयरों के वादों से नियंत्रित किया जा रहा था। बदले में उसे अपनी सास को कुछ संपत्तियों का स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए मनाना था जो बूढ़ी महिला के नाम पर थीं। रोहन और भी चिंतित हो गया। वह जानता था कि वह सिर्फ एक बच्चा है और कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। उस बड़ा हाथ है। शाम उसने सारी हिम्मत जुटाकर श्री विक्रम से पूछा, अगर भविष्य में कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा तो क्या आप तब भी सही काम करेंगे? उन्होंने रोहन को बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया, मैं हमेशा सही रास्ता चुनूंगा, भले ही मुझे अकेले चलना पड़े। यह बात रोहन के दिमाग में गहराई से बैठ गई। उसने खाने की मेज के नीचे एक छोटा रिकॉर्डर रखने का फैसला किया, जहां मीना रात के खाने के बाद अक्सर फुसफुसाकर फोन पर बात करती थी। उसे यकीन नहीं था कि वह कुछ रिकॉर्ड कर पाएगा, लेकिन सच्चाई पर उसके विश्वास ने उसके डर को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद जब विक्रम और प्रिया अप्रत्याशित रूप से गांव आए तो तालाब के किनारे बनी छोटी सी पाठशाला का माहौल और भी खुशनुमा हो गया। हर सुबह बच्चे जल्दी इकट्ठा हो जाते, न केवल अक्षर सीखने के लिए बल्कि यह देखने के लिए भी कि आज नया क्या है। एक एंठेट दिन एक बच्चा नई कहानियों की किताब लेकर आया और चिल्लाया, यह विक्रम अंकल ने भेजी है। प्रिया दीदी ने कहा है कि हर हफ्ते नई किताबें आएंगी। पूरी कक्षा तालियां बजाने लगी और रोहन धीरे से मुस्कुराया। उसका दिल बादलों की तरह हल्का महसूस हो रहा था। उस सुबह दादी एक और खुशखबरी लेकर आईं। जिला प्रशासन एक स्वयंसेवी समूह की मदद से ग्रामीण बच्चों के लिए एक मिनी लाइब्रेरी का उद्घाटन करने वाला था। उन्होंने बताया कि विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह वही थे जिन्होंने चुपचाप अपने दोस्तों को गांव की मदद के लिए मनाया था। रोहन यह सुनकर सन्न रह गया। वही आदमी जो कभी उदासीन वार था, जिसने दादी को इस जगह से दूर ले जाने की कोशिश की थी, अब गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद कर रहा था। उसके दिल में एक ऐसी भावना उमड़ी जिसे वह नाम नहीं दे सकता था, कृतज्ञता और गंदों का मिश्रण। दोपहर में रोहन और कुछ छात्र पाठशाला के पीछे घास के मैदान में गए। वे पुराने पाठों को दोहरा रहे थे और जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से अपने सपनों को चित्रित कर रहे थे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं टीचर बनूंगी, एक लड़की ने कहा। और मैं एक बेकरी खोलूंगा, पास बैठे लड़के ने कहा। रोहन मुस्कुराया और जमीन पर लिखा, मैं तो बस आगे पढ़ना चाहता हूँ। बच्चे उस लिखावट को देखकर एक पल के लिए चुप हो गए। फिर एक साथ बोले, रोहन भैया आप पढ़ने जाओ, हम एक दूसरे को पढ़ा लेंगे। यह मासूमियत भरी बात रोहन की आंखों में आंसू ले आई। उस रात दादी ने संदूक से एक पत्र निकाला। तुम्हारे पुराने मास्टर जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे स्कूल के पुराने रिकॉर्ड उनके पास हैं। अगर तुम फिर से परीक्षा देना चाहते हो तो वह तुम्हारी मदद करेंगे।
रोहन ने पत्र को देखा, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। भटकने, जीने और माँ को पालने के लिए हर तरह का काम करने के इन सालों में उसने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि वह फिर से एक छात्र की कुर्सी पर बैठेगा। दादी ने उसे दृढ़ आंखों से देखा। कुछ भी देर नहीं होती, अगर तुम्हारे अंदर सपने देखने की हिम्मत है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग पंचायत घर के आंगन में इकट्ठा हुए। लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह सादा लेकिन दिल को छू लेने वाला था। बच्चे कतार में खड़े थे और बड़े लोग पुरानी किताबें और कॉपियां लेकर आए थे ताकि उन्हें पाठशाला को दान कर सकें। बांस के बने अस्थाई मंच पर श्री विक्रम ने पहली बार गांव वालों के सामने बात की। उन्होंने धीरे धीरे कहा, मैं सोचता था कि पैसा देना ही मदद है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि अक्षर देना, विश्वास देना ही सबसे कीमती चीज है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और नीचे बैठी दादी चुपचाप मुस्कुरा रही थीं। समारोह के बाद श्री विक्रम रोहन को एक कोने में ले गए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कस्बे में पूरक शिक्षा के लिए आवेदन कर सकता हूँ। मैं जोर नहीं दूंगा, बस अगर तुम सच में चाहते हो। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने दूर आसमान की ओर देखा, जहां लाल मिट्टी की घुमावदार सड़क पहाड़ों की ओर जाती थी। वही सड़क जिस पर उसने कभी ईंटें ढोई थीं, अपनी माँ को बाजार ले गया था और भूख से रोया था। उसे बिस्तर पर पड़ी अपनी माँ की आंखें याद आईं, जो कह रही थीं, पढ़ते रहना बेटा। उस पल रोहन को अपना जवाब मिल गया था। घर लौटकर रोहन ने अपनी पुरानी नोटबुक खोली और कई सालों बाद पहली बार लिखा, मेरा नाम रोहन है, मैं 17 साल का हूँ, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखावट कांप रही थी, स्याही कहीं गहरी और कहीं हल्की थी, लेकिन हर अक्षर जैसे दिल में उतर गया हो। दादी ने यह देखा और कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसके कंधे पर एक गर्म हाथ रख दिया। उस शाम पाठशाला में कोई पढ़ाई नहीं हुई। इसके बजाय रोहन ने बच्चों को फिर से पढ़ने के अपने सपने के बारे में बताया। एक बच्चे ने मासूमियत से पूछा, भैया आप तो बड़े हो गए हो, पढ़कर क्या करोगे? वह मुस्कुराया, और ज़्यादा समझने के लिए, ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ा सकूं। बड़े होने का मतलब सपने छोड़ना नहीं होता। ये शब्द बच्चों के दिलों में बीज की तरह बो गए और वे चुपचाप बैठे रहे। उनकी आंखें दिए की रोशनी से भी ज़्यादा चमक रही थीं। जिस दिन से रोहन ने फिर से पढ़ने का फैसला किया, पूरे गांव में जैसे कोई त्योहार आ गया हो। बाजार में सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरतें एक दूसरे को बताती, रोहन पढ़ने में बहुत होशियार है, अगर वह परीक्षा देगा तो ज़रूर पास होगा। कक्षा के बच्चे बोर्ड पर मास्टर रोहन के स्नातक की पोशाक में चित्र बनाते और हंसते हुए तालियां बजाते। ऐसा लगता था जैसे उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि एक छोटे से गरीब गांव की साझा उम्मीद बन गया था। दादी ने भी अपनी दिनचर्या बदल दी। वह रोहन के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। हर रात जब बच्चे चले जाते तो वह अपनी पुरानी किताबें निकालती, जो उन्होंने महिला समिति में काम करते समय रखी थीं, और रोहन के पास बैठकर गर्म चाय पीते हुए उसे कठिन पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ते सुनती। कुछ रातों में जब ठंड बढ़ जाती और हवा दरारों से अंदर आती, तो वह एक और शॉल लपेट लेती, उनके हाथ कांपते। लेकिन जब रोहन एक पुराना दर्शन सही पढ़ता तो उनके होंठों पर मुस्कान आ जाती। ज्ञान दुखों को पार करने वाला पुल है, वह कहती। उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खो जातीं। एक सुबह श्री विक्रम फिर से आए। इस बार वह किसी अजनबी के साथ नहीं थे और न ही उनके चेहरे पर हमेशा की तरह व्यस्तता थी। वह गांव के मुहाने से पैदल चले, धीरे धीरे, जैसे हर बाड़, हर केले के पेड़, हर फूस की झोपड़ी को देखना चाहते हों। जब वह पाठशाला के सामने पहुंचे तो वह बहुत देर तक रुके। अंदर से रोहन के पढ़ाने की आवाज़ सुन रहे थे। उस दिन का पाठ था सही रास्ता चुनना। रोहन छात्रों को उन लोगों के बारे में बता रहा था जिन्होंने भाग्य के आगे हार नहीं मानी, भले ही वे गरीब थे या छोड़ दिए गए थे।
उसने जोर देकर कहा, कोई भी फिर से शुरुआत कर सकता है, बस दिल में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। बच्चे एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। श्री विक्रम अंदर आए। किसी ने ध्यान नहीं दिया जब तक कि रोहन ने ऊपर देखकर उन्हें दरवाजे पर खड़ा नहीं पाया। उनकी आंखें कोमल थीं। तुमने बहुत अच्छा कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद श्री विक्रम बोले, आज मैं सिर्फ सुनने नहीं बल्कि माफी मांगने आया हूं। पूरी कक्षा हैरान रह गई। बाहर दादी भी रुक गईं। वह आगे बढ़े और रोहन की आंखों में देखा। मैंने कभी तुम पर शक किया था। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ मेरी माँ से फायदा उठाने के लिए जुड़े हो, लेकिन मैं गलत था। तुमने मुझे सिखाया कि हर गरीब इंसान मतलबी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होकर भी आत्मा से अमीर लोगों से कहीं ज़्यादा ऊंचे होते हैं। उनकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन हर शब्द में पछतावा भरा था। रोहन कुछ नहीं कह सका, बस धीरे से सिर झुका लिया। दादी हाथ में पंखा लिए अंदर आईं। इस लड़के को किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इस पर विश्वास करे, और जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो बात बराबर हो गई। उस दिन पाठशाला का माहौल कुछ देर के लिए शांत रहा और फिर से जीवंत हो गया। श्री विक्रम अपने शहर के दोस्तों द्वारा भेजी गई कुछ पेटियां किताबें लेकर आए थे। उनमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी शब्दकोश और नई कॉपियां थीं। रोहन ने बच्चों की मदद से उन्हें अलमारी में लगाया, हर समूह को अलग किया और रंगीन पेन से लेबल लगाए। उसे दिल में गर्माहट महसूस हुई। आज मिली हर किताब, हर कागज़, हर साझा नज़र उस सपने की सीढ़ी थी जिसे वह कभी जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। परीक्षा का दिन ठंडी हवा के साथ आया। रोहन सुबह एक पुरानी बस में बैठा अपने सीने से बैग को ऐसे चिपकाए हुए था जैसे वह महीनों की उम्मीदों को थामे हो। उसने खिड़की से बाहर नहीं देखा, बल्कि आंखें बंद करके उन फार्मूलों, पाठों और मास्टर जी और दादी की दी हुई सीख को दोहराया। परीक्षा केंद्र कस्बे का एक पुराना हाई स्कूल था जिसकी पीली दीवारें धब्बेदार थीं और लोहे का गेट बस के रुकते ही चरमराया। रोहन नीचे उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सालों बाद यह पहली बार था जब वह कोई परीक्षा दे रहा था। उसने चारों ओर देखा। अजनबी चेहरे थे, कुछ उससे छोटे, कुछ उसकी उम्र के, सभी तनाव में थे। लेकिन जब रोहन कमरे में दाखिल हुआ और अपनी कलम मेज पर रखी तो घबराहट की भावना अचानक गायब हो गई, जैसे इतने समय की सारी तैयारी एक कवच बन गई हो जिसने उसके दिल की शांति की रक्षा की। पहला पेपर हिंदी का था। प्रश्न पत्र देखकर रोहन कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर राहत की सांस ली। एक खुला विषय था। आज के समाज में जिम्मेदारी से जीने के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसने सिर झुकाया और बिना रुके लिखना शुरू कर दिया। दादी के साथ गांव के बच्चों को पढ़ाने के महीने, ईंटें ढोते हुए पीठ पर नमकीन पसीने की बूंदें, सब कुछ याद आया और उसकी कलम से भावनात्मक शब्दों की धारा बनकर बहने लगा। उसने अच्छा लिखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सच लिखा, और इसी सच्चाई ने हर शब्द को और भी मजबूत बना दिया। पहली परीक्षा के बाद वह बाहर आया और एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। हल्की हवा चल रही थी जिसमें दोपहर की धूप और मौसम की पहली खुशबू थी। पास में एक 40 साल का आदमी सिगरेट पी रहा था। उसने पूछा, पूरक परीक्षा दे रहे हो? रोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं भी, उस आदमी ने कहा, क्योंकि मेरी बेटी ने पूछा, पापा जब आपने 10वीं पास नहीं की तो आप मुझे कैसे पढ़ाओगे? दोनों हंस पड़े और फिर कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, जैसे दो अजनबी दोस्त जो एक ही नाव में सवार थे। उस शाम रोहन ने गणित पर की परीक्षा दी, जो असली चुनौती थी। उसका दिमाग संख्याओं, फार्मूलों और ज्यामिति के सवालों से भर गया था जिन्हें उसे शुरू से सीखना पड़ा था। एक सवाल मुश्किल था, वह उसे हल नहीं कर पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने वह सब कुछ किया जो वह जानता था, सावधानी से उत्तरों को रेखांकित किया। उसे मास्टर जी की बात याद थी, गलती भी करो तो ईमानदारी से करो, लापरवाही से नहीं। जब वह परीक्षा केंद्र से निकला तो शाम हो चुकी थी। रोहन बस स्टॉप तक पैदल गया, अपने पेपर के बारे में सोचते हुए। कुछ जगहों पर अफसोस था, कुछ जगहों पर संतुष्टि, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। वापसी की बस में वह थकान के कारण सो गया। जब वह जागा तो बस गांव के पास पहुंच चुकी थी। खिड़की के बाहर धान के खेतों से नई पुआल की खुशबू आ रही थी। उसे अपना दिल बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे एक पतंग जिसकी डोरी कट गई हो और वह नीले आसमान में उड़ रही हो। जब वह घर पहुंचा तो दादी दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस रोहन को चेहरा पोंछने के लिए एक गर्म तौलिया दिया और सुगंधित चाय का कप पकड़ाया। परीक्षा हो गई, बस इतना ही काफी है, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो, उन्होंने कहा उसके बालों पर धीरे से हाथ फेरते हुए। रोहन ने सिर हिलाया, बांस की चारपाई पर लेट गया और एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। सोने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की दुर्लभ शांति को महसूस करने के लिए। उस रात पूरा गांव रोहन की परीक्षा की चर्चा कर रहा था। माया दीदी मूंगफली की मिठाई लेकर आईं। बच्चे चहक रहे थे, रोहन भैया परीक्षा हो गई। श्री विक्रम ने फोन करके बधाई दी और गांव आने का वादा किया। किसी ने नहीं पूछा कि वह पास होगा या नहीं, क्योंकि हर कोई जानता था कि ज्यादा जरूरी यह था कि उसने खड़े होने की, आगे बढ़ने की हिम्मत की थी। जब रात गहरी हो गई तो रोहन दिए की रोशनी में अकेला बैठा अपनी पुरानी नोटबुक खोली। उसने लिखा, आज मुझे लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बस इतना ही, लेकिन यह उस पन्ने को मूल्यवान बनाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि रोहन के लिए यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान की जांच नहीं थी, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि उसके जैसा कोई जो कभी भटका था, कभी स्कूल छोड़ चुका था, अगर विश्वास हो तो आगे बढ़ सकता है। रोहन की परीक्षा की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई शुभकामनाएं दे रहा था, हालचाल पूछ रहा था। बड़े बुजुर्ग सिर हिलाकर कहते, यह लड़का बच्चों के लिए एक मिसाल बनेगा। बच्चे रोहन की अस्थायी पाठशाला में पहले से ज्यादा जल्दी आने लगे। कुछ तो रोहन भैया की परीक्षा पूरी होने का जश्न मनाने के लिए मिठाई भी ले आए। दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर सुबह वह रोहन के खाने में कुछ तली हुई मछली या एक उबला अंडा रख देती, जैसे चुपचाप उसे उन तनाव भरे दिनों के बाद ताकत दे रही हों। परिणाम का इंतजार करते दिन चुपचाप बीत गए। रोहन बच्चों को पढ़ाता रहा, आंगन के चारों ओर घास साफ करता रहा और दादी की सब्जियों को पानी देने में मदद करता रहा। उसने अपनी परीक्षा का जिक्र नहीं किया, न पूछा, न जानने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसकी नोटबुक खुली रहती, जिसमें और शब्द जुड़ जाते, उस उम्मीद की तरह जो कभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन पंचायत के एक अधिकारी एक बड़े लिफाफे में कुछ कागज लेकर आए। जब उन्होंने रोहन का नाम पुकारा तो पूरा गांव उत्सुकता से बाहर आ गया। रोहन ने लिफाफा लिया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। वह घर के बरामदे में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया, एक गहरी सांस ली और फिर पत्र खोला। परिणाम पत्र सामने था, जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, पास। नीचे हर विषय के अंक थे। हिंदी में 8, गणित में 6.5। ये बहुत ज़्यादा अंक नहीं थे, लेकिन ये असली अंक थे। एक ऐसे व्यक्ति के अंक जिसे कभी शिक्षा से बाहर कर दिया गया था और अब उसने खुद वापस कदम रखा था। दादी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। वह जोर से नहीं रोईं, लेकिन उनकी भावनाएं साफ थीं। माया दीदी दौड़कर आईं और रोहन को गले लगा लिया। बार बार कहती रहीं, बहुत अच्छा किया बेटा। बच्चे एक त्योहार की तरह चारों ओर दौड़ने और चिल्लाने लगे। पूरा गांव खुश था, क्योंकि एक बच्चा जो खोया हुआ लगता था, उसने अब अपना रास्ता खोज लिया था। अगले दिन श्री विक्रम अचानक गांव आ गए। वह एक छोटा सा तोहफा लेकर आए थे, एक चमड़े का बैग और कांफसाक लेहू, दिल्ली का एक ट्रेन टिकट। वह रोहन के पास बैठे और दोनों चीजें मेज पर रख दीं।
शहर में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में मेरी जान पहचान है। उन्होंने तुम्हारा आवेदन स्वीकार कर लिया है। कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए, बस पूरक शिक्षा का प्रमाण पत्र, जुनून और धैर्य होना चाहिए। उन्होंने रोहन को देखते हुए धीरे से कहा, तुम नर्सिंग का कोर्स क्यों नहीं कर लेते? शहर में काम जानने वाले और अच्छे दिल वाले लोगों की कमी है। रोहन एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी इतने दूर के भविष्य के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दादी की आंखों से मिली, बूढ़ी लेकिन विश्वास से भरी आंखें। जाओ बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ पत्तों से गुजरती हवा की तरह हल्की थी। तुम अब बच्चे नहीं रहे। हर किसी के लिए एक ट्रेन होती है। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो शायद बाद में कोई और ना मिले। उस पूरी रात रोहन सो नहीं सका। वह मेज पर बैठा श्री विक्रम के दिए हर तोहफे को देख रहा था। चमड़े के बैग के हैंडल को ऐसे छू रहा था जैसे वह जिंदगी के एक नए पन्ने को छू रहा हो। उसे कबाड़ बीनने वाले दिन याद आए, ईंट भट्ठे पर हथौड़े की आवाज़ याद आई, फिर से पढ़ने के लिए उठाए गए हर कदम, तिरस्कार भरी निगाहें और दादी के बीमार पड़ने पर बहे आंसू याद आए। सब कुछ एक सपने जैसा था जो एक ही समय में करीब धुंधला और साफ था। अगली सुबह रोहन घर के आंगन में खड़ा था। हाथ में ट्रेन का टिकट था। दादी ने उसके लिए एक छोटा सा बैग पैक किया था जिसमें कुछ मिठाइयाँ, नमक और कुछ कागज़ थे जिन पर झुकी हुई लिखावट में सलाह लिखी थी। बाहर जाकर अच्छे से रहना, बड़ों को नमस्ते करना, समय पर खाना मत छोड़ना। ये साधारण शब्द थे, लेकिन वे प्यार से बहुत भारी लग रहे थे। जब बस आई तो रोहन ने मुड़कर अपने छोटे से गांव को देखा। वहां एक साधारण सा घर था। धूप से चमकता तालाब का किनारा था। दादी की आंखें थीं और हाथ हिलाते बच्चों का झुंड था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ा और बस में चढ़ गया, जैसे एक नई दुनिया में कदम रख रहा हो जो शायद आसान न हो, लेकिन वह जानता था कि वह तैयार है। शहर ने रोहन का स्वागत दोपहर की चिलचिलाती धूप से किया, जो गांव की हल्की गुनगुनी धूप से बिल्कुल अलग थी। वह बस से उतरा। श्री विक्रम का दिया हुआ चमड़े का बैग कंधे पर था और हाथ में अभी भी परिचय पत्र कसकर पकड़ा हुआ था। उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की भीड़ और हॉर्न का शोर था जिसने रोहन को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। यह पहली बार था जब वह गांव से बाहर निकला था और पहली बार एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा था। श्री विक्रम ने किसी को रोहन को व्यावसायिक केंद्र के पास एक किराए के कमरे तक पहुंचाने के लिए कहा था। वह एक मंजिला घरों की एक छोटी सी कतार थी जिसकी छतें नीची थीं लेकिन साफ सुथरी थीं और एक छोटे से आंगन में कागज के फूलों के कुछ गमले लगे थे। मकान मालकिन एक मिलनसार महिला थीं जिन्हें रोहन की मासूमियत पसंद आ गई और उन्होंने उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया जो पढ़ने और सोने के लिए काफ़ी था। व्यावसायिक केंद्र 2 गलियां छोड़कर था। पैदल ही पहुंचा जा सकता था। रोहन ने अपना आवेदन जमा किया और उसे बेसिक नर्सिंग की कक्षा में डाल दिया गया। उसने सबसे छोटी चीज़ों से सीखना शुरू किया। हाथ धोने का सही तरीका, ब्लड प्रेशर मापना, मरीज को उठने में मदद करना। शुरू में वह अनाड़ी था। उसके सेक्स अदिति का खुरदुरे हाथ किसी को धीरे से सहारा देने के आदी नहीं थे। एक बार उसने स्टेथोस्कोप गिरा दिया और घबराहट में उसे उठाते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। लेकिन शिक्षिका, जो एक अनुभवी नर्स थी, ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने रोहन को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, इस पेशे में हाथ मजबूत होने चाहिए और दिल नरम। मेहनत करते रहो, आदत हो जाएगी। रोहन दिन में पढ़ता और रात में पास की एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता। वह सामान लगाता, हिसाब करता। काम मुश्किल नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। जब भीड़ होती तो उसे सामान पैक करने और छुट्टे पैसे ढूंढने पड़ते और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी पड़ती। हर रात जब वह कमरे में लौटता तो वह पूरी तरह थक चुका होता। कभी खाने का भी मन नहीं करता, बस जल्दी से मैगी खाकर सो जाता।
लेकिन अगली सुबह वह फिर भी जल्दी उठता, पाठ दोहराता और अपनी किताबें सलीखे से रखता। दिल की गहराइयों में रोहन समझता था कि वह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा है, जिसका उसने पहले सिर्फ सपना देखा था। गांव से प्यार लगातार आता रहा। दादी नियमित रूप से पत्र लिखती, कभी कभी बस कुछ कांपती हुई पंक्तियां, ठंड बढ़ गई है, स्वेटर पहनना बाहर का ज़्यादा, मत खाना पेट खराब हो जाएगा। बच्चे चित्र बनाकर भेजते, कुछ तो गलत वर्तनी में लिखते, रोहन भैया अच्छे से पढ़ना, वापस आकर हमें घुमाने ले जाना। रोहन ने उन पत्रों को अपनी दीवार पर चिपका लिया था और जब भी वह थकता तो उन्हें देखकर उसे नई ताकत मिलती। एक शाम अस्पताल में अपने पहले प्रैक्टिकल के दौरान रोहन को एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करने का काम सौंपा गया, जिनका अभी अभी पैर का ऑपरेशन हुआ था। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि बुजुर्ग दर्द से कराह रहे हैं। रोहन ने धीरे से उनसे बात की और कई है उन्हें करवट लेने में मदद की। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। बुजुर्ग ने रोहन को देखा और धीरे से पूछा, बेटा तुम नर्सिंग की पढ़ाई कब से कर रहे हो? रोहन मुस्कुराया, जी अभी शुरू ही की है, लेकिन मैंने अपनी दादी की देखभाल की है, इसलिए थोड़ा बहुत जानता हूँ। बुजुर्ग ने सिर हिलाया, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे हाथ कई लोगों से ज़्यादा गर्म हैं। यह तारीफ छोटी थी, लेकिन इससे रोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि वह अच्छा था, बल्कि इसलिए कि इस तारीफ अनजान जगह पर पहली बार उसे लगा कि वह किसी के काम आ रहा है। उस रात रोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज किसी ने मुझे नर्स कहा, मेरा दिल जोर से धड़का, थकान से नहीं, बल्कि पहली बार अपने चुने हुए पेशे पर विश्वास होने से। उसने डायरी बंद की और अपने लिए एक कप अदरक वाली चाय बनाई। शहर की जिंदगी में अभी भी कई मुश्किलें थीं, लेकिन रोहन अब डरता नहीं था। वह जानता था कि वह सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा कोशिश करने वाला है, और यह उसे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी था। जिस दिन से आमिर साथ रहने लगा, रोहन का छोटा सा कमरा ज़्यादा जीवंत हो गया। अब शांत रातें नहीं थीं, बल्कि आमिर की हौंसी थी। जब रोहन उसे कहानियां सुनाता, फुसफुसाहट थी। जब दोनों साथ में पढ़ते, और कभी कभी रोहन की आवाज़ थी जब वह आमिर को किसी बुरे सपने से जगाकर शांत कराता। जिंदगी और मुश्किल हो गई थी, लेकिन रोहन को थकान महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे अपना दिल भरा भरा लगता था, जैसे जीवन का कोई अधूरा टुकड़ा पूरा हो गया हो। दिन में रोहन केंद्र में पढ़ने जाता और आमिर को पास की एक चैरिटी कक्षा में भेज दिया जाता। टीचर दोनों भाइयों की हालत पर तरस खाकर आमिर को मुफ्त में पढ़ाने और पुरानी किताबें देने के लिए राजी हो गईं। एक बार रोहन काम से देर से लौटा तो उसने देखा कि आमिर काले सफ़ेद पेंसिल से एक चित्र बना रहा है। उसने दो लोगों को बनाया था, एक बड़ा और एक छोटा, हाथ में हाथ डाले एक साधारण झोपड़ी के सामने खड़े थे। आमिर ने धीरे से कहा, भैया मैंने अपना घर बनाया है, बाद में हम गांव जाकर असली घर बनाएंगे। रोहन ने चित्र देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, फिर हम गांव लौटेंगे, हम सब्जियां उगाएंगे, मुर्गियां पालेंगे, तुम स्कूल जाओगे और मैं स्वास्थ्य केंद्र में नर्स बनूंगा। उस दौरान रोहन की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ। सभी शिक्षकों ने देखा कि वह मेहनती है और उसमें प्रतिभा है, खासकर धैर्य और समर्पण, जो बीमारों की देखभाल के पेशे में बहुत दुर्लभ है। एक दिन केंद्र ने घोषणा की कि प्रारंभिक नर्सिंग का प्रमाण पत्र देने के लिए एक परीक्षा होगी। जो भी अच्छे अंकों से पास होगा उसे एक बड़े अस्पताल में लंबे समय तक इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। रोहन ने पंजीकरण कराया, कुछ हद तक अपनी काबिलियत आजमाने के लिए और कुछ हद तक दोनों भाइयों के बेहतर भविष्य की उम्मीद में। परीक्षा की तैयारी के दिनों में वह हर खाली घंटे का इस्तेमाल करता। आमिर भी ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था। यह जानकर कि उसका भाई व्यस्त है, वह खुद सफाई करता, पढ़ता और खाना पकाने में मदद
करता। एक दिन जब रोहन लौटा तो उसने देखा कि आमिर मिनी गैस स्टोव पर खाना बना रहा है। उसके हाथ अनाड़ी थे, लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा था। भैया चक्कर देखो, मैंने सब्जी बनाई है। रोहन ने एक चम्मच खाया और मुंह बनाते हुए हौसा, नमक बहुत ज्यादा है लेकिन स्वादिष्ट है। आमिर हंस पड़ा और खाते खाते बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपकी देखभाल करूंगा। आपको रात की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। परीक्षा का दिन एक बरसात की सुबह आया। रोहन ने सफ़ेद शर्ट और पुरानी पैंट पहनी जिसे मकान मालकिन ने इस्त्री कर दिया था। आमिर उसे दरवाजे तक छोड़ने आया और बोला, भैया अदरक वाली चाय पी लेना, ठंड लग जाएगी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और उसके सिर पर हाथ फेरा। लिखित परीक्षा में रोहन ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रैक्टिकल में उसे एक बुजुर्ग मरीज के घाव का इलाज करने और उसे शांत करने की स्थिति मिली। जजों के सामने रोहन ने शांति से हर कदम उठाया, कीटाणु शोधन, पट्टी बांधने से लेकर मरीज से धीरे धीरे बात करने तक। जब परीक्षा समाप्त हुई तो एक जज, जो एक प्रांतीय अस्पताल की हेड नर्स थी, ने कहा, इस लड़के के हाथ में हुनर है, लेकिन सबसे कहीमती बात यह है कि वह सुनना जानता है। नर्सिंग के पेशे में यह प्रांतीय अस्पताल की हेड नर्स थीं। बहुत ज़रूरी है। परिणाम 3 दिन बाद घोषित किया गया। रोहन अच्छे अंकों से पास हुआ था और शहर के एक शीर्ष अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए चुने गए 3 लोगों में से एक था। जब रोहन परिणाम पत्र लेकर लौटा तो आमिर पढ़ रहा था। उसने भाई को देखते ही पूछा, क्या हुआ भैया? रोहन जोर से हंसा और कागज को एक जीत की तरह ऊपर उठाया। आमिर ने उसे कसकर गले लगा लिया और दोनों भाई खुशी से रो पड़े। यह पहली बार था जब शहर आने के बाद रोहन को लगा कि वह सिर्फ जी नहीं रहा है, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जी रहा है। उस रात रोहन ने अदरक वाली चाय बनाई और दोनों भाई खिड़की के पास बैठकर बारिश की आवाज़ सुनते रहे। उनके दिल उम्मीद से भरे थे। रोहन ने कहा, आगे का रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। आमिर ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और फुसफुसाया, मुझे भी डर नहीं लगता। हम एक दूसरे के साथ हैं।